अस्सलाम वालेकुम। मेरी 12 साला बेटी को मेरा शौहर बहुत प्यार करता और कहता मैं तो इसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा, जबकि मुझे ये सब देखकर बहुत डर लगता क्योंकि मेरा शौहर इसका सुतेला बाप था। पता नहीं क्यों हर वक्त अपने शौहर को शक की निगाहों से देखती रहती। शौहर ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे शौहर के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाएं। बेटी आती तो इसकी हालत अजीब सी होती। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक रोज़ बेटी का बैग खोलकर कॉपी चेक की तो इस पर टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोज़ाना स्कूल 1 घंटा लेट आती है और आप कल स्कूल आइएगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो बेटी को रोज़ाना टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं उसी दिन शौहर से छुपकर स्कूल चली गई। टीचर से मिली तो उसने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज़ दिखाई कि मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैं तो अपने होशो हवास खो बैठी थी। टीचर बोली कि आपकी बेटी तो रोज़ाना। मेरा नाम राबिया है, मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई जिसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। रोज़ मुझ पर तशद्दुद करता था जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। वो छोटी छोटी बातें जो इसे खुद ही बुरी लग जाती थीं कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए। मुझे समझ नहीं आती थी कि इसे मुझे मार कर क्या मिलता था। मेरी शादी जब हुई थी तो मुझे ये समझाया गया था कि बेटा, अब तुम जिस घर में जा रही हो इस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी कि ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मेरी पहली शादी थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा शौहर मुझे मारता था, ऐसे कोई भी अपनी बीवी को नहीं मारता था। वो मुझे ऐसे मारता था जैसे वो पुलिस वाला है और मैं कोई मुजरिम हूँ जिसे वो जुर्म अकलवाना चाहता है। मैं चुपचाप मार खाती रहती थी, छोटे छोटे ज़ख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा ज़ख्म आ जाता तो कहती थी कि गिर गई थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी भी दे दी, मगर मेरे शौहर को फिर भी शर्म नहीं आती थी। इसे एहसास नहीं हुआ था कि जिसके साथ आज जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ ये सब हो सकता है। ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी कि मेरे शौहर ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी। और इसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर के मुल्क में होता था, वो अचानक मुझसे मिलने आया था। उसने ये मंजर देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। वो मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे शौहर ने कहा कि अगर ये वापस गई तो मैं इसे तलाक दे दूँगा। मेरे भाई ने कहा कि तू तलाक भेज दे, फिर इसके बाद मैं तुझे ठीक करूँगा। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक दे दी और इसके बाद मेरे भाई ने इस पर केस करवा दिया कि उसने हमारी बहन पर तशद्दुद किया है। टांग टूटकर जुड़ गई थी, लेकिन मेरे चलने फिरने में नुक्स आ गया था। मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चलती फिरती। फिर भी मेरी शादी दोबारा करवा दी गई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसी लंगड़ी की भी दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा शौहर भी पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसके कोई बच्चे नहीं थे। वो देखने में ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं लगता था, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली। वो मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने शादी कर ली। हम लोग भी मुतमईन थे। शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। मेरा साबका शौहर तो मुझे बहुत मारता था, मगर ये शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन पहले वाले शौहर को तो मुझे मारने के लिए बहाना चाहिए होता था। जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। जब साबका शौहर से तलाक हुई तो मेरी बेटी 6 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 6 साल हो गए थे। मेरी बेटी 12 साल की हो गई थी और मेरी तरह ही खूबसूरत थी। जब मैंने इसे 5 जमातों तक पढ़ा लिया तो इसके बाद इसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मैं ज़्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा शौहर भी मेरी बेटी को बहुत प्यार करता और कहता
इसे तो मैं पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा। मेरा शौहर इसको एक नए स्कूल में दाखिल करवा कर आ गया। दरअसल मेरी बेटी के 2 साल ज़ाया भी हुए थे, मेरी तलाक और मेरे मसले मसाइल की वजह से, वरना आज वो बड़े स्कूल में पहले से ही पढ़ रही होती। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत और लंबी चौड़ी थी, अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज़्यादा उम्र की लगती थी। वो कहती थी कि माँ, लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा साबका शौहर अजीब था, मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राज़ी नहीं था, तभी इसके 2 साल ज़ाया हो गए थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया था, वह हर दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। फ़ौरन अपने शौहर को भेजा कि जाकर बेटी को ले आए, वो बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? इसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शौहर इसको वापस ले आया, लेकिन 2 घंटे लगा दिए। मैंने कहा कि 2 घंटे कहाँ लगे? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबोगरीब किस्म के सवालात कर रहे थे कि आप इसके बाबा हैं, लेकिन इसके पिछले सर्टिफिकेट में तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ, तो उन्होंने मुझसे कोई कागजात साइन करवाए और फिर बच्चे से पूछा कि ये आपके बाबा हैं। जब उसने कहा कि मेरे बाबा हैं, तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहाँ से इसे डॉक्टर के पास ले गया, क्योंकि हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत रश था, करते कराते 2 घंटे लग गए। लेकिन अब पहले से मेरी बेटी बेहतर थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, जब वो छोटी बच्ची भी थी तब भी नहीं हुआ था। अब तो माशाल्लाह से बड़ी हो रही थी। असल परेशानी तो मेरी तब शुरू हुई जब अगले हफ्ते भी यही हुआ। दोबारा से मेरे शौहर इसे डॉक्टर के पास ले गए। इस दफ़ा भी मेरे शौहर इसे लेने के लिए गए। शौहर ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि ये कमज़ोर है, इसको खून की कमी है, इसको अच्छी खुराक दें। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों का मसला नहीं था, अल्लाह का शुक्र था, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था, इससे कोई काम भी नहीं करवाती थी। स्कूल वालों से भी कह दिया था कि इसको काम कम दिया करें। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ लेती थी। इसीलिए शौहर से कहा कि इसकी स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से पैगाम लिख दें कि इसको काम कम दिया करें, इसकी तबीयत आजकल बड़ी ख़राब रहती है। बेटी भी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बताती भी नहीं थी, बहुत परेशान थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी कि बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ, मैं अगर बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूँगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है, सेहत ज़रूरी है, जिंदा होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर इसके बाद भी इसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती। वो कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दें, और मुझे इसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था। इस सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। मैंने शौहर से कहा कि बहुत खर्च हो रहा है, तो कहने लगा कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे इसने बहुत अच्छी बात की थी, ये बेटी इसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ इस बात पर हैरान थी कि हफ्ते के दिन ही मेरी बेटी क्यों बेहोश होती है, क्योंकि 1-2 दफ़ा तो चलो इत्तफाकन हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ही वो क्यों बेहोश हो जाती थी। मैंने इसे पूछा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें स्कूल से ज़्यादा काम मिलता है? उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत ख़राब रहती है। लेकिन मेरे शौहर को वो अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा शौहर शाम को इसे घुमाने भी ले जाया करता था, कहता था कि बाहर ले जाऊंगा तो इसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे एक बात की खुशी थी कि वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, और मेरा भी, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सब ने कहा था कि ये तुम्हारी बेटी के लिए गैर महरम है, इसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी तो इससे बेहतर है कि शादी ही ना करो। मुझे कभी कभार ये सोचकर अपने शौहर पर शक भी होने लगता था, मगर मैं ऐसा शक अपने जहन में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा शौहर मेरे साथ अच्छा था, देखने में ऐसा नहीं लगता था, मुझे भी बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे काफ़ी इज्जत दी, और अल्लाह ताला ने हमें दोबारा कोई औलाद नहीं दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई, और वो भी हफ्ते वाले दिन। और इस दफ़ा रात को मैंने अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पे रो रही है।
मैं अंदर चली गई। आखिर मेरी बेटी थी, मुझे तो पता करना था। उसने कहा कि बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। आज मुझे रियाजी की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसने कहा कि पता है, लेकिन वो ऐसी ही है। मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे शौहर को अंदर जाने नहीं देते होंगे। वो इनसे बात कैसे कर सकता है? मुझे इसकी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। इसकी तबीयत खराब है, इसको काम कम दिया करें, और अगर कोई गलती हो जाए तो इसे सजा नहीं दिया करें। बीमार बंदा तो अपना आप संभाल नहीं सकता, पढ़ाई कैसे करेगा? जहाँ तक मुझे पता है मेरे शौहर की तनख्वाह सिर्फ 25,000 थी, लेकिन आजकल इसके पास बहुत सारे पैसे आए हुए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि एक दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, इसने मुनाफा दिया है। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। दिन यूं ही गुजरने लगे। एक दफ़ा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई है, इसको ले जाएं। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं खुद ही चली जाती हूँ, आप रहने दें, या फिर हम दोनों मिलकर जाते हैं। ये जानकर मेरे शौहर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इस तरह से घबरा गया कि न जाने पता नहीं क्या हो जाएगा। कहने लगा कि नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इस वक्त बहुत रश होता है, तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलें। मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, मैंने इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती है। मेरे शौहर ने दुनिया के सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। वो मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। वो मुझसे बार बार झूठ बोल रहा था। कुछ चल रहा था इन दोनों बाप बेटी के दरमियान, और मेरा शौहर भी इसका साथ दे रहा था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं फ़ोन का इंतज़ार नहीं करूँगी। इसी हफ्ते टाइम निकाल कर खुद इसको लेने चली जाऊँगी। पता करूँगी कि आखिर ऐसा क्या होता है, मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है, वो क्यों स्कूल वालों से बहुत डरती है। अगर वो इनके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वो घर आकर बिल्कुल भी नहीं बताती। इसलिए मुझे खुद जाकर पता करना चाहिए। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया हुआ था और अभी छुट्टी में 3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर में काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए और अपनी बेटी के स्कूल की तरफ रवाना हो गई। अजीब बात थी, जब से मैंने दाखिला करवाया था तब से मैं इसके स्कूल गई ही नहीं थी, क्योंकि घर के काम ख़त्म ही नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे जाना था। लेकिन जब रिक्शे वाले को ड्रेस समझाया और कहा इस स्कूल जाना है, तो उसने कहा कि इस नाम का तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा कि शायद रिक्शे वाले को कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि आपको इस एड्रेस का तो पता चल जाएगा। तो कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा कि बस मुझे इस एड्रेस पर उतार दें, स्कूल मैं खुद तलाश कर लूँगी। रास्ते में मैं सोच रही थी कि एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का एक रिक्शे वाला है जिसको तो कुछ पता ही नहीं है। वहाँ पहुँची तो गली के अंदर स्कूल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करते थे, इस नाम का मुझे एक बोर्ड एक इमारत पर नज़र आ गया। लेकिन ये बहुत ही पुराना था और कोई इसको पढ़ भी नहीं सकता था, लेकिन मैं समझ गई कि यही स्कूल है। फिर मैंने देखा कि दरवाजे पर ना कोई गार्ड बैठा था और ना इसके पास कोई बच्चा और कोई रेडी वाला खड़ा था। वहाँ तो स्कूल जैसा माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर दाखिल हो गई और देखा तो अंदर काफ़ी सारे कमरे थे और वह अंदर से भी स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। इमारत बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रहा था। मैंने सोचा कि इस नशे का यहाँ क्या काम, बच्चों के स्कूल में अंदर बैठा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा कि प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इस बारे में ज़रूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे एक गाने की आवाज़ आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था। मैंने सोचा कि स्कूल के अंदर गाने का क्या काम, अजीब बात है। फिर सोचा कि शायद किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि स्कूल में फंक्शन होते हैं तो लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह की टैबलो किया करती हैं, और फिर इसी तरह से कोई ना कोई फंक्शन होता है। और अभी वैसे भी ईद आने वाली थी। ईद पर शायद कलर डे था।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं इससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी लड़की नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नज़र आई जिसने नहायत ही मायूब कपड़े पहन रखे थे। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि किससे मिलना है आपको? मैंने कहा कि फातिमा की क्लास कौन सी है। कहने लगी कि कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो बीबी? मैंने कहा कि फातिमा कहाँ है, आपको पता है क्या? वो कहने लगी कि फातिमा जो गोरी सी है, जिसके गाल पर तिल भी है। मैंने कहा हाँ हाँ वही। तो कहने लगी कि वो भी मसरूफ़ है। मैंने सोचा कि शायद कोई क्लास ले रही है। फिर मैंने कहा कि अच्छा आप इसे बुला दीजिएगा। उसने कहा कि आधे घंटे के बाद फारुग होकर आ जाएगी। आप इसकी क्या लगती हैं? मैंने कहा कि मैं इसकी माँ हूँ। और वो वहाँ से हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था, और पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी फातिमा थी। मैं हैरान रह गई और एक झटके से मुझे समझ आ गया कि यह कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवाइफ खाना था। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिया। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी से झूठ बोलती है। वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहाँ पर आई और कहने लगी, इसको क्यों मार रही हो? इसका बाप तो इसे खुशी से यहाँ ले आता है। और फिर इसने मुझे सारी कहानी सुनाई। उसने कहा कि यहाँ लोग अपनी बच्चियों को छोड़ जाते हैं। तुम्हारा शौहर भी इसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़ कर जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर ये हर हफ्ते बेहोश हो जाती है और पैसे तुम्हारा शौहर वसूल करता है। तुम्हारे शौहर ने घर का नंबर भी दिया था और कहा था कि मेरी बीवी को शक न हो, बस तुम इस तरह से बात करना, मैं खुद समझ जाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमें कहा था कि तुम इसकी माँ नहीं हो और ये इसकी अपनी बच्ची है। वो अकेला ही इस बच्ची का मालिक है। तो मैंने कहा कि वो झूठ बोलता है। वो तो इसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो इसके साथ ऐसा थोड़ी करता। वो इस बात पर हंसी और कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी भी लड़कियाँ आती हैं जिनको इनके सगे माँ बाप छोड़कर जाते हैं और वो ये सब गुर्बत की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अपनी बेटी को ले जाना है तो ले जाओ और अगले हफ्ते इसे टाइम से ज़रूर भेज देना। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरम तो मेरा शौहर था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको ये भी बता दिया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है, और अपने शौहर पर भी केस करवाने के लिए FIR दर्ज करवा दी कि मेरा शौहर मेरी बेटी को वहाँ पर भेजता रहा है, और सारा कुछ जो अभी मुझे पता था उनको बता दिया। उस वक्त पुलिस का बड़ा ऑफिसर खड़ा था। मैंने उसको सब कुछ बता दिया। उसने फौरन नफरी भेजी। इन सब लोगों के साथ साथ मेरे शौहर को भी हिरासत में ले लिया। मेरा शौहर मेरी बेटी का सौदा कर रहा था। वो हर हफ्ते वाले दिन इसे तवाइफ खाने छोड़ आता था और इसकी कमाई खा रहा था। बेटी को भी धमकाया था कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो इसे मार देगा। तभी मेरी मासूम बेटी डर गई थी, मगर मेरी बेटी बहुत समझदार थी। उसने मुझे बताया कि उसने अपनी इज्जत कैसे बचाई। जब भी उसके करीब कोई आने लगता तो वो बेहोश होने का नाटक शुरू कर देती और जानबूझकर ज़मीन पर गिर जाती, मुंह से झाग निकालने लगती ताकि वो लोग डर जाएं और इसे हाथ न लगाएं। मेरी बेटी की उम्र ही क्या थी, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। इसके बाद मैंने अपने शौहर की शक्ल नहीं देखी। इसे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, लेकिन एक दिन मैं इसे जेल में मिलने के लिए गई। वो मुझे देखकर बुरी तरह से घबरा गया। वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। शर्मिंदगी तो मुझे इसकी आंखों में अभी भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि मेरी बच्ची के साथ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? इसकी जगह तुम्हारी अपनी बच्ची होती तो क्या तुम ऐसा करते? उसने अपना सर झुका लिया और कहा
میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے اندر شیطان نہیں آیا تھا بلکہ تم خود شیطان ہو۔ اس نے کہا کہ کیس واپس لے لو، بھلے ہی مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہو، لیکن کیس واپس لے لو۔ میں نے کہا کہ میں کیس واپس نہیں لوں گی، تم بھی ان کے گروہ کے ساتھ شامل تھے، جو سزا ان کو ملے گی تمہیں بھی وہی ملے گی۔ میں نے اس کے خلاف بھی کیس کر دیا تھا اور میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بچی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ یہ تو میری بچی سمجھدار تھی، ورنہ اس کے ستیلے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ساتھ تو اس زمانے نے جو کیا سو کیا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ویسا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر دوسرے محلے چلی گئی، جہاں میری بیٹی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس نے بامشکل FA کیا تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ اس بیچ میں نے اس سے کس طرح سنبھالا، کس طرح سمجھایا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ بیچاری راتوں کو اٹھ جاتی تھی، ابھی بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کیا بگاڑا تھا میں نے اس شخص کا جو اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔